अच्छा भाई, ये देखें, ये आपके पास है क्वेश्चन अक्टूबर नवंबर 1997 का। इसमें कह रहा है ऑन द ग्रिड एंड द आंसर स्पेस ओ ए इक्वल टू ए एंड ओ बी इक्वल टू बी, द पॉइंट वाई इज ऑल्सो मार्क्ड, यानी कि वाई का पॉइंट उसमें वहाँ पे ऑलरेडी मार्क हुआ है। ऑन द ग्रिड मार्क क्लियरली द पॉइंट एक्स, एक्स का पॉइंट जो है उस ग्रिड के ऊपर आपको मार्क करना है। जस्ट लाइक ओ एक्स उसने बताया है आपके पास 3b-2 है। तो इसका मकसद ये हुआ बेटा, अगर आपको एक्स का पॉइंट मार्क करना है तो आपको एक्स तक का डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा। देखो, अलोंग एक्स एक्सेस जब ट्रैवल करता है तो ए होता है, और जब अलोंग वाई एक्सेस ट्रैवल करता है तो बी, वो सॉरी, हाँ, अलोंग वाई एक्सेस ट्रैवल करता है तो बी होता है। अब इसने लिखा है कि ओ से एक्स तक जाने के लिए वो 3 दफ़ा बी पर गया और -2a हुआ है। यानी कि पहले 3 दफ़ा बी पे चलता है, ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। एक दफ़ा बी पे चला, फिर दूसरी दफ़ा चला, फिर तीसरी दफ़ा चला, 3 दफ़ा हो गया ये। अच्छा, अब उसके बाद कहाँ जाना है? 3 दफ़ा होने के बाद अब आपको राइट पे जाता है तो पॉजिटिव हो जाता है, लेफ्ट पे जाता है तो नेगेटिव हो जाता है। 1 2, ये वाला पॉइंट होगा आपके पास एक्स का। ये वाला पॉइंट है, इसको आप कहेंगे एक्स। समझ में आई बात? हाँ भाई, क्लियर है ये? एक्स कैसे मार्क किया मैंने? 3 दफ़ा मैं बी पे ट्रैवल करके गया हूँ, और 2 दफ़ा मैं एक्स पे ट्रैवल करके गया हूँ और फिर मैंने मार्क किया है। ये समझ में आया सबको? जी सर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगली चीज़ क्या है? कह रहा है राइट डाउन ओ वाई इन टर्म्स ऑफ ए बी। ओ से लेके वाई तक का वेक्टर आपको चाहिए इन टर्म्स ऑफ ए बी। अगर आपको ओ से वाई तक जाना है तो क्या करेंगे आप? देखिए ना, ये ओ से वाई हो गया, ये ओ से वाई के लिए मैंने लाइन बना दी, ठीक है। अब मुझे बताना ज़रा, ओ से वाई अगर आपको ट्रैवल करना है तो आप कैसे करेंगे? वाई एक्सिस पे कितना चलेंगे? 1 2 3, 3 बॉक्सेस नीचे और 1 बॉक्सेस लेफ्ट पर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वाई पे मैं ट्रैवल वाई के लिए ट्रैवल करता हूँ तो ये माइनस का 3b-a होना चाहिए, ऐसा ही है। जी सर। अच्छा, पार्ट सी देखें इसका। ऑन द ग्रिड आपको मार्क करना है क्या? ओ पी इज इक्वल टू ए प्लस एन बी, और एन कोई भी वैल्यू ले सकता है। और इसका आपको लोकस मार्क करना है। लोकस क्या होता है? लोकस होता है पाथ, पूरी जगह किस किस जगह पे एग्जिस्ट कर सकता है, यानी कि पूरा पाथ। उस पूरे पाथ को आपको मार्क करना है, उसके ऊपर ये पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है। लोकस का मतलब होता है यही है कि अ पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट, किसी भी मूविंग पॉइंट का पाथ, ठीक है। तो अब ज़रा सुने वो क्या कह रहा है आपसे। वो कह रहा है कि आपको मार्क करना है ओपी का लोकस। कैसे मार्क करेंगे ओपी का लोकस? देखो बेटा, उसने क्या लिखा है यहाँ पे? ए प्लस एन बी, और एन की वैल्यूज -3 से +3 तक कुछ भी हो सकती हैं, यही बोला है ना उसने। तो इसका मकसद ये हुआ कि पार्ट सी अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ ये भी पॉसिबल होगा ओ पी निकालते हुए। ए प्लस, बल्कि सॉरी, -3 से +3 रहेगा ना, -3b, a-2b, a-b, और सिर्फ ए। फिर हो सकता है a प्लस बी, ए माइनस बी, सॉरी, ए प्लस बी, और फिर हो सकता है a+2b, और फिर a+3b। ये सारे लोकस, ये सारे पॉइंट्स इस लाइन पे हो सकते हैं, क्योंकि एन की वैल्यू उसने हमें क्या बोली थी कि भाई एन मेरे पास जो है वो -3 से लेकर कहाँ तक है बेटे? +3 तक, यही बोला था ना उसने। यस। अब इसके हिसाब से आपके पास ये वैल्यू कोई सी भी हो सकती है, तो आपको ये पूरा लोकस मार्क करना होगा। तो देखो, ये लोकस कैसे मार्क होगा? सब में ए तो कांस्टेंट आ रहा है, तो ए पे तो एक ही बॉक्स पे चलना है ना, ठीक है। और मैक्सिमम और मिनिमम क्या है? ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। एक बॉक्स आगे चला,
एक दो तीन, ये इधर आ गया, ये कितना हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया +3b, और फिर यहाँ ही से नीचे चला गया 1 2 3, ये हो गया -3b। अब ये जो पूरी लाइन नज़र आ रही है आपको, ये लाइन बेसिकली बन गई क्या, उसका लोकस। कैसे बन गई लोकस, देखें इधर, बहुत सिंपल है। ये जो ग्रीन लाइन है, इस लाइन के ऊपर ये सारे पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप चेक कर लें। a-3b भी आ रहा है, a-2b भी आ रहा है, a-b भी आ रहा है, और a भी आ रहा है। तो इसी तरीके से a+b, a+2b और a+3b, यहाँ पे मैक्स पे आ रहा होगा a+3b, और मिनिमम पे आ रहा होगा a-3b। गॉट द पॉइंट, बात समझ में आई। हाँ भाइयों और बहनों, बात समझ में आई। यस सर। ठीक है। एयर नहीं मालूम हमें। ठीक है, क्वेश्चन देखो। इन द डायग्राम ABCDE इज अ रेगुलर हेक्सागोन, OA इक्वल टू A एंड OC इक्वल टू C। OA के बराबर है और OC के बराबर है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग वेक्टर एज सिंपली एज पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ A एंड और C। A और C की टर्म्स में आपको एक्सप्रेस करने हैं तमाम वेक्टर्स। हाँ भाई, ये मुझे बताओ C से D का वेक्टर क्या होगा, ये वाला। अरे तो टेढ़ा है। टेढ़ा तो क्या होगा, देखो बेटा, ये पैरेलल नहीं है। मैंने आपको उस दिन समझाया था ना, जब सेम लाइन पे आ रहे होते हैं वेक्टर, सेम होते हैं, पैरेलल होते हैं। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, देखो पैरेलल होगा ना, क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागोन बना हुआ है, यानी कि सारी साइडें बराबर हैं। ऐसा ही है ना। तो ये वाला जो वेक्टर होगा वो कितना होगा, ए होगा आपके पास। सी से डी, बल्कि सी से डी जाना है तो ये -a होगा, क्योंकि सारे वेक्टर आगे ट्रेवल कर रहे हैं ना, आगे की तरफ। ये वाला पीछे की तरफ जा रहा है, उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, इसको ऐसा होना चाहिए था। पर ये ऐसा नहीं है, ये किसने कैसा मांगा, मुझसे उल्टा मांगा, तो इसलिए मैंने उस पर माइनस लगाया। अच्छा, उसके बाद जो वेक्टर है वो कौन सा है, ए से सी। ए से सी कैसे निकल सकता है, ओ सी -OA से निकल सकता है। हाँ बेटा, निकल सकता है ना, OC -OA से। बाद वाले में से पहले वाला माइनस होगा। ओ बी भी ऐसा ही निकलेगा। ओ ओ बी बी के लिए भी बता ऐसा ही रहा, निकलेगा। ओ बी के लिए बता रहा हूँ मैं बच्चों, पहले ओ सी देखो, ओ सी समझ में आया, ओ सॉरी ए सी समझ में आया। अब देखो ओ सी कितना है, ओ से सी कितना है तुम्हारे पास, सी है, माइनस ओ से ए कितना है, ए है। तो ए से सी का वेक्टर क्या बन गया तुम्हारे पास, C-A। पार्ट 3 देखो, वो कह रहा है ओ बी निकालना है। ओ बी कैसे निकलेगा, ओ बी तो डायरेक्ट ओरिजिन से है ना, यानी कि ये वाला वेक्टर है। ये कैसे निकलेगा, बताओ, सोचो। तो जैसे एसी निकला हुआ है। जैसे AC निकला हुआ है। नहीं, नहीं ठाकुर नहीं, यहाँ तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो। सोचो ये क्या हो सकता है। उसका
भी तो वही होगा, सी माइनस है। देखो बेटा, पैरेलल लाइन जो होती है ना, एक बात याद रखना, ये इसका वेक्टर है ना, तुम्हें ओ से बी जाना है, तो तुम ओ से ए और ए से बी चले जाओ तो तुम्हें वेक्टर मिल जाएगा। लेकिन अब मसला ये है कि ओ से ए का वेक्टर है, ए से बी का नहीं है। तो ए से बी का वेक्टर क्या हो सकता है? एक बात हमेशा याद रखना, ये जो हेक्सागोन है ना, इस हेक्सागोन के अंदर खास बात क्या होगी, इसके अंदर खास बात ये होगी कि ये जो लाइंस बनी हुई हैं, ये जिसमें मैं रेड मार्क कर रहा हूँ, देख लो अभी, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस का जो वेक्टर होता है, यहाँ तो वो वेक्टर बराबर होता है अगर साइज सेम हो, लेकिन अगर साइज सेम ना हो ना, तो वो किसी ना किसी रेशियो में होता है। तो ये जो हेक्सागोन आपको नजर आ रहा है, तो इसमें अगर कोई पैरेलल वेक्टर बन जाए, मतलब पैरेलल वेक्टर से मुराद अगर वो बॉर्डर्स के ऊपर है तब तो वो सेम है, लेकिन अगर वो बीच में कोई डायगोनल के ऊपर बना हुआ है, उससे पैरेलल कंडीशन बना रहा है, तो उस वक्त उसका रिलेशन हाफ का होता है। लाइक दैट, अगर सी, ये वाला सी है पूरा, तो ये नीचे वाला जो है ये हाफ ऑफ सी होगा, और ये ऊपर वाला भी जो है वो हाफ ऑफ सी होगा। सही है? समझ आई बात? अब तुम वेक्टर बना सकते हो ओ बी का। अब तुम्हें ओ से बी जाना है, तो ओ से बी जाने के लिए तुम क्या करोगे? तुम बोलोगे सर ये ओ से ए आता हूँ मैं, और फिर मैं ए से बी चला जाता हूँ। तो ओ से ए जब तुम आओगे तो तुम्हें ए मिलेगा, और ए से बी आओगे तो तुम्हें मिलेगा हाफ ऑफ सी। तो फाइनली जब तुम दोनों को एडअप करोगे तो ये बनेगा 1/2 × 2 + सी। ये तुम्हारे पास बन गया क्या? ओ से बी का वेक्टर। गॉट द पॉइंट? बात समझ आई कि नहीं आई? रॉबर्ट को बता दीजिए। मेरे को नहीं आई। नहीं आई? अच्छा, नहीं। एक काम करो, ये वाली बात समझ में आई कि ये जो मैंने बताया कि सी और ये ए बी का रिलेशन, ये वाली बात तो समझ में आ गई, या वेक्टर हाँ समझ में समझ आई? में आ गया ये। हाफ वाली लाइन हमेशा इसका हाँ, डबल होगी हाँ, रहेगी। सही है। अच्छा अब देखो, मैंने कल तुम लोगों को परसों यानी कि मतलब जमेरात वाले दिन एडिशन ऑफ वेक्टर सिखाया था। एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे होगा? तुम्हें ओ से बी आना है ना, ओ से बी आने के लिए तुम्हारे पास कोई पाथ नहीं है, एक तो यही पाथ है, दूसरा पाथ वो वाला साइड यूज करना है जो तुम जानते हो, जिसमें वेक्टर्स मालूम हो। तो तुम पहले, तुमने क्या किया, ओ से बी जाने के लिए तुम पहले ओ से ए गए, फिर ए से बी चले गए। सही है? क्लियर है? ओ से ए गए और फिर तुम कहाँ चले गए, ए से बी चले गए। तो मैंने ओ बी के लिए ओ ए प्लस ए बी कर दिया, तो वो फाइनली वो बन गया। अच्छा, अब कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं सर ये तो हमें नहीं आ रहा समझ में, हम ए बी वाले तरीके से निकालेंगे। अब ये ए बी वाला तरीका उठा लो अगर, तो ये बनेगा ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है? अब तुम क्या करोगे, ओ बी निकालना है तो ओ ए को उधर लेके चले जाओगे, तो भी वही बनेगा, ओ ए प्लस ए बी। देखो वही वाला वेक्टर बन रहा है जो यहाँ लिखा था मैंने, वही यहाँ इस वाले फॉर्म से भी बन रहा है। ठीक है? सही। तो अब वो डिपेंड करता है कि कैसे कर रहे हैं आप। अब आ रहा है बहुत बाप लेवल का सवाल। अक्टूबर नवंबर 1998। हाँ भाई, सवाल क्या लिखा हुआ है? सवाल लिखा हुआ है कि इन द डायग्राम ओ ए बी सी इज अ पैरेललोग्राम। ओ ए बी सी एक पैरेललोग्राम है। वो कह रहा था पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए एंड बी आर गिवन। ए और बी के पोजीशन वेक्टर गिवन है। वो आपसे ये कह रहा है कि फाइंड ओ बी का मैग्नीट्यूड। कह रहा है भाईजान, ओ से बी का मैग्नीट्यूड निकालें, जो कि ओ बी तो आपके पास ऑलरेडी है, तो मैग्नीट्यूड निकालना कोई बड़ी बात नहीं होगी मेरा नहीं ख्याल। आपको ओ सी बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, आप बोलोगे सर ये लें, ये आ गया मैग्नीट्यूड, यूं करें, यूं करें,
8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना हुआ ये 64 और 36, ये हो गया कितना 100 और ये हो गया 10। सही है, ये तो हो गया पार्ट ए। उसके बाद देखें पार्ट बी। बी का पार्ट वन। बी के पार्ट वन में लिखा हुआ है एक्सप्रेस एज अ कॉलम वेक्टर ऑफ ए बी। ए बी को एक कॉलम वेक्टर बना के बताई। दूसरे यहाँ तो तुम बाद वाले में से पहले वाला माइनस कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाद वाला कितना था तुम्हारे पास 8 और 6 माइनस ओ ए कितना था तुम्हारे पास 5 और 1। अगर तुम इसको सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा तो 8 में 6 5 जाने से 3 बचेगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा। ये आ गया तुम्हारे पास ए बी का वेक्टर। सही है। अब दूसरा तरीका ये कार्य ये भी होता है कि तुम ए से डायरेक्ट बी चले जाओ। ए से बी कैसे जाओगे देखो, 1 2 3, 3 बॉक्सेस और ट्रैवल किया, 1 2 3 4 5, 5 बॉक्सेस ऊपर ट्रैवल किया, वही आंसर आएगा ए बी वाला। ठीक है। इसके बाद है तुम्हारे पास पार्ट टू। पार्ट टू में क्या कह रहा है, तुम्हें सी से ए जाना है। तो भाई सी से ए जाने के लिए लंबी काहे करें, सी से ए जाना है तो सी तो वैसे भी नहीं निकला हुआ ना मेरे पास। अब मैं क्या करूँ, तो फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, डायरेक्ट चले जाओ यार, टेंशन क्यों ले रहे हो। तुम्हें सी से ए आना है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 3 4, नीचे आओगे तुम 4 बॉक्सेस, 4 आ गए। फिर 1 2 राइट साइड पे जाओगे तुम 2 बॉक्सेस, तो सी से ए का जो वेक्टर तुम्हारे पास आया है वो हो गया 2 - 4। सही है भाई, यहाँ तक सबको क्लियर है। फिर मैं ताकि पार्ट सी आगे करवाऊँ। पर ये बी का वन पार्ट हम ऐसे ही गिन के नहीं कर सकते ग्राफ से? हाँ कर सकते हैं, मैंने करके बताया ना, कर सकते हैं, तो अच्छा मसला थोड़ी ठीक है। है। अच्छा पार्ट सी देखें, द पॉइंट पी लाइज ऑन सी ए प्रोड्यूस्ड एंड ए पी इज इक्वल टू एच ऑफ सी ए। उसने हमसे कहा कि द पॉइंट पी लाइज ऑन सी ए, पी का जो पॉइंट है वो कहाँ लाया करता है भाई, सी ए पे लाया करता है। ठीक है। अच्छा अब ये हमें नहीं पता कि, अच्छा उसने कहा सी को प्रोड्यूस अगर कर दें आप तो ये बन जाएगा, और आप शो करके दिखाएं कंडीशन से कि ओ पी ये आएगा 5 + 2 H और 1 - 4 H। यार ये तो बड़ी आसान सी बात थी, मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए ए से पी बराबर है किसके, एच ऑफ सी ए के, इसी से सब कुछ निकल आएगा। ठीक है। ए से पी है ना, ये ए से पी का मतलब हुआ कि ए से पी जब कैलकुलेट होगा तो ये बनेगा क्या, ओ पी माइनस ओ ए इज इक्वल्स टू एच सी ए। तो आप निकाल ही चुके हैं पहले, सी आपने निकाला वो क्या है 2 और -4। ठीक है। ओ पी आपको कैलकुलेट करना है, मान ली मैंने आपकी बात, माइनस ओ ए आपको पता था ओ ए कितना है 5 और 1। एच अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 2H माइनस का 4H। ये हो गया ओ पी इज इक्वल टू 2H माइनस का 4H, और ये हो जाएगा प्लस का 5 और 1। ठीक है। अब आपको ओ पी कैलकुलेट करना है, तो हो जाएगा 5 + 2H और 1 - 4H। सही है, ये समझ में आई बात, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा ये तो आपने कर लिया सी का पार्ट वन। अब आ जाए जरा सी के पार्ट टू पे। गिवन दैट पी लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, अब वो कह रहा है कि पी जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। देखो बेटा मैंने आपको बताया था कि हर कोऑर्डिनेट जो होता है वो बेसिकली एक वेक्टर होता है ओरिजिनल। अगर पी का कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस का है तो वो होना चाहिए x, 0। ठीक है। और अगर मैं उसे ओ पी के सांचे में ढालूंगा तो वो बनना चाहिए x और 0, क्योंकि हर कोऑर्डिनेट एक कॉलम वेक्टर होता है। ओ पी आप ऑलरेडी पहले से निकाल चुके हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों साइडें आप कर दो बराबर, 5 + 2H जो आपने कैलकुलेशन से निकाला था 1, और वो ओरिजिनली जो उसकी सिचुएशन होनी चाहिए 1 - 4H। अब आप दोनों को जब कंपेयर करोगे तो दोनों को कंपेयर करने से पता है क्या होगा, यानी कि ये जो पहली टर्म है ये पहली टर्म के बराबर है, ये जो दूसरी टर्म है ये दूसरी टर्म के बराबर है। आपको बेसिकली वैल्यू चाहिए एच की, तो एच की वैल्यू आप सिर्फ एक ही जगह से निकाल सकते हो, वो है नीचे वाला पॉइंट, यानी कि 0 = 1 - का
4h, एच यहीं से निकल सकता है। 4h आपने इधर भेज दिया, इधर 1 छोड़ दिया, एच की वैल्यू आ गई 1/4, एच मिल गया आपको। अब उसने कहा था कोऑर्डिनेट ऑफ पी का कोऑर्डिनेट मुकम्मल करें, यानी कि पार्ट ये 2 का पार्ट जो ए है उसमें एक में अलग बात बोली है और दूसरे में उसने अलग बात बोली है। पार्ट ए तो आपने मुकम्मल कर लिया, अब ज़रा पार्ट बी देख लेते हैं। पार्ट बी में क्या कह रहा है वो? पार्ट बी में वो ये कह रहा है कि गिवन दैट पी कोऑर्डिनेट ऑफ पी का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो भाई एच निकला हुआ है ना, एक कोऑर्डिनेट तो पी का 0 था, दूसरा क्या था? एक्स था। एक्स वैसे किसके बराबर था? एक्स बराबर था 5 + 2h के। तो मैं इसमें एच की वैल्यू डाल देता हूँ ताकि एच गायब हो जाए यहाँ से। इसकी जगह मैंने डाला 1/4। तो ये कितना बना? 5 + 1/2 बन जाएगा, क्योंकि 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 हो जाएगा। तो ये बन गया 5 होल 1/2। सही है। तो ये आ गई एक्स की वैल्यू। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि पी का कोऑर्डिनेट देखें तो वो क्या होना चाहिए? x, 0 एंड विच इज इक्वल टू 5 होल 1/2, 0। हाँ भाई, यहाँ तक बात क्लियर है सबको? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? सर मुझे एक बात पूछनी है। हाँ बोलो। सर सी में ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ए पी इक्वल्स टू एच सी ए, हम्म। इसका आपने ये अपनी इक्वेशन से कैसे रिलेशन बनाया? मतलब ये क्या दोनों रिलेटेड कैसे है? कौन सी, ये वाले की बात कर रहे हो, इन दोनों की? नहीं नहीं, ये आपने सी के देखो, ए पी इक्वल्स टू एच सी ए के नीचे लिखी है सॉल्यूशन में। हाँ ये वाली ना, पार्ट 1 में ये वाली। हाँ ये। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, बहुत सिंपल था। उसने मुझे बोला था कि ए पी जो है वो बराबर है एच ऑफ सी ए के, और इसको आप शो करके दिखाइए ओ पी, कोई के ओ पी इसके बराबर है। मैंने कहा यार ये काम करते हैं, सी ए तो मैं निकाल चुका हूँ, ए पी मुझे मालूम ही नहीं था कि क्या होगा। मैंने कहा ए पी कैसे निकलेगा? तो ए पी जिस तरह निकलता है उसको निकालने का तो ये तरीका होता है ना, ओ पी माइनस ओ ए, यानी कि बाद वाले में से पहले वाला माइनस कर दूंगा। समझे नहीं समझे? नहीं समझा। अबे ए बी कैसे निकलता है चंपू, ये बता। ओ पी माइनस हो गया। हाँ तो ऊपर क्या लिखा है मैंने? ओह सही सही सही। अच्छा सही है, वो ठीक। ए पी हो गया। हाँ, सही उसको सही। उधर भेज के प्रेस कर दिया, वो भी हो जाए। कैसा दिया कैसा? चलो, अब बताओ, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? तो शैल आई मूव टू द अनदर वन? इन बच्चों ने 3 दिन में जितने सवाल किए उतने सवाल तुम लोगों ने एक दिन में निपटा दिए।
मई जून 1998। वो कह रहा है ऑन द ग्रिड इन द आंसर स्पेस ओपी इज इक्वल टू पी एंड ओ क्यू इक्वल टू क्यू। ओपी जो है वो पी के बराबर है और ओ क्यू जो है वो क्यू के बराबर है, ये तो उसने हमें बताया। उसने यहाँ लिखा है मार्क क्लियरली ऑन द ग्रिड द पॉइंट एक्स सच दैट ओ एक्स इक्वल टू पी। ओ से एक्स तक का पॉइंट जो है वो 2p के बराबर है। अच्छा अब देखिए आपको एक्स मार्क करना है। जिस डायरेक्शन में आप पी के लिए जा रहे हैं ना, तो उसी डायरेक्शन में अगर आप 2 गुना आगे बढ़ जाएंगे तो एक्स आ जाएगा। देखिए मिसाल के तौर पे ओ से पी आप कैसे गए, स्मॉल पी है ना, ये कैसे ट्रैवल किया आपने, 3 बॉक्सेस राइट साइड पे, 1 बॉक्सेस अप। ठीक है, अब अगर आपको उस पर 2p मार्क करना है ना, तो आपको ऐसे ही आगे बढ़ना होगा, यानी कि एक पी कवर हुआ हुआ एक और पी आइडेंटिफाई कर लें तो एक्स मिल जाएगा। 1 2 3 और 1, यानी कि इसका मतलब यहाँ पर होना चाहिए एक्स। समझ में आ रही है मेरी बात? सैफ तुम्हें आ रही है? जी सर। तो ये जो है तुमने मार्क कर लिया एक्स, और इस एक्स का मतलब हुआ कि तुमने ओ से लेके एक्स तक में तुमने मार्क कर लिया। ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब इसके बाद अगली चीज़ क्या है, एक्स तो मिल गया आपको। अब उसने बोला है कि भाई द पॉइंट एंड द पॉइंट वाई सच दैट ओ वाई इज इक्वल टू 2p - 3q। 2p - 3q, भैया 2p तो हम पहले भी ट्रैवल कर चुके थे ना, तो वो तो हमने ट्रैवल कर लिया। अब 3q कैसे ट्रैवल करें? तो देखो बेटा q कैसे ट्रैवल होता है, q हो रहा है डायगनली जा रहा है हर बॉक्स को क्रॉस करता हुआ। ये एक दफ़ा कंप्लीट जाता है, 2 बॉक्सेस को क्रॉस करता है तो एक दफ़ा क्यू बनता है। तो अब तुम्हें 3q चाहिए, इसका मतलब तुम्हें कितने बॉक्सेस कट करने होंगे? 6 बॉक्सेस कट करने होंगे। ठीक है, कैसे? देखो यहाँ से पीछे की तरफ आया, ए क्यू बना, माइनस में जा रहा है ना तो पीछे ही जाऊँगा मैं। अच्छा इसी तरीके से फिर यहाँ पे एक दफ़ा और माइनस में गया तो एक और क्यू बना, और फिर दोबारा से डायगनली चला गया यूँ करके तो ये एक और क्यू बन गया। इसका मतलब ये वाला पॉइंट जो है वो कौन सा है तुम्हारे पास? वाई का। ठीक है, देख लो यहाँ पे, ये भी चेक कर लो कि ये सही लेके गया हूँ मैं, नहीं लेके गया। देखो हर बॉक्सेस को कट करता हुआ जा रहा है क्रॉस में। ठीक है, एक दफ़ा किया यहाँ पे ये एक क्यू बन गया, फिर और एक दफ़ा किया दूसरा क्यू बन गया, और फिर एक दफ़ा और किया तो तीसरा क्यू बन गया। समझे? आई होप समझ में आ गया होगा। सर माइनस है तो ये लेफ्ट साइड या राइट साइड नहीं जाएगा? नहीं नहीं, देखो ये लेफ्ट और राइट का वेक्टर ही नहीं था। ये जो वेक्टर उसने दिया था हमें अलॉन्ग एक्स एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस तो था ही नहीं दोनों। ये दोनों तो बीच में डायगनली मूव कर रहे थे ना। तो अगर तुम्हें उसमें माइनस चाहिए तो तुम उसी डायरेक्शन पे पीछे चले जाओ। अरे हाँ, सही सही सही, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद अगली चीज़ क्या है कि तुमसे उसने बोला कि भाई व्हाट इज द स्पेशल नेम गिवन टू द क्वाड्रिलेटरल ओ एक्स वाई जी। तुमने बोला सर स्पेशल नेम अभी बता देते हैं। सबसे पहले ना शेपों की लाइनें कंप्लीट कर लो और तुम्हें स्पेशल शेप खुद ही पता चल जाएगा। हाँ भाई कौन सा शेप बना हुआ है? ये 2 पैरेलल लाइंस हैं, ये वाली और ये वाली। ट्रेपेजियम। ओ माय गॉड, ट्रेपीजियम, ओ माय गॉड, ट्रेपीजियम। सही है, यहाँ तक सही है। यहाँ तक समझ में तो आ रहा होगा आप लोगों को, अच्छा लग रहा होगा, वेक्टर आसान सा लग रहा होगा है ना? सर खुद ने ही बोला था इतना आसान वेक्टर है। किसने बोला था? मैंने बोला था? आपने खुद ने बोला था। क्या मैंने बोला था? बोला था, मैंने सुना है बड़ा मुश्किल होता है वेक्टर, आपने बोला अरे किसने बोला तुम्हें ये? अभी अभी कैसा लग रहा है? अभी थोड़ा 1 आउट ऑफ 10 में 6। मुश्किल लग रहा है अभी? अभी अभी तो हो गया सारा खत्म। वही तो ना, 6 है ना। 5 अभी मतलब इतना इजी नहीं है कि मतलब मज़ा नहीं है, ये समझ रहे? 6। अच्छा
ऐसे ही जो सवाल मैं बताने जा रहा हूँ ना, इसको समझने के लिए ज़रा दिमाग को हाजिर नाजिर रखना। जो बात है ये आखिरी बात है तुम्हारे, इसकी नई नई बात बस कभी ख़त्म, सब फिर रिपीट होता रहेगा। मई जून दो 1999 था मेरे ख्याल से शायद। हाँ ऐसे। ठीक है, अब देखो ज़रा इसमें क्या लिखा हुआ है। बेटा एक बात मेरी हमेशा याद रखना, दो तरह के वेक्टर्स की कंडीशन होती है, दो तरह के। यानी कौन कौन से? एक वर्ड होता है पैरेलल, ये तो तुम्हें पता है, और एक वर्ड होता है कोलिनियर। कोलिनियर भी तुम्हें पता है वैसे तो। एक लाइन पे लाई करने वाले तमाम पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताया था मैंने, एक लाइन पे लाई करने वाले तमाम पॉइंट्स उनको कहते हैं कोलिनियर, और एक होता है पैरेलल। एक बात याद रखने की जो है वो ये है कि बेटा लेट सपोज मैं तुमसे कहता हूँ कि ए एंड बी आर पैरेलल। अगर दो वेक्टर्स के बारे में मैं कहूँ कि भाई ये पैरेलल हैं, या फिर ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के साथ कोलिनियर है, तो एक बात हमेशा याद रखना कि ए इज इक्वल टू के बी होगा। के क्या है? के का मतलब होता है कोई भी कांस्टेंट नंबर, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों वेक्टर्स के साइज को डिफाइन करेगा। हो सकता है अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो दोनों साइज में बराबर ना हो। जैसे अभी तुमने पीछे वाला सवाल नहीं किया था, मैंने तुम्हें ऊपर बताया था कि यार ये देखो ये पैरेलल वेक्टर है, लेकिन ऊपर वाला हाफ होगा, नीचे वाला भी हाफ होगा इस वाले ओ सी का, क्योंकि ये सारे पैरेलल थे, एक का साइज डिफरेंट था, एक का साइज डिफरेंट था। तो ये जो के है ना, के आपको बेसिकली वही साइज बताएगा। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखना है कि पैरेलल और कोलिनियर के अंदर जब भी कंडीशन कभी बनानी हो तो ए इक्वल टू किसी भी वेरिएबल के साथ बी लिख देना, यानी कि के साथ के बी लिख देना। अगर के पहले यूज हो गया तो एम बी लिख देना। ये एक दो सवाल करके ही बात समझ में आएगी। अब इधर आओ तुम, इसका पार्ट ए देखो। ए का पार्ट वन, ए के पार्ट वन में क्या लिखा हुआ है? तुम्हें यू का मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है, अगर तुम यू का मैग्नीट्यूड निकालते हो तो बेटा कितना होगा? 36 और 64 हो जाएगा कितना? 10। 100 बनेगा, ये टोटल निकल के 10 आ जाएगा। सही है। इसी तरीके से, इसी तरीके से ज़रा हम अगर आगे देखें तो हमें इस बात का जवाब भी मिल जाएगा कहीं ना कहीं। यहाँ उससे लिखा है 2u+v, तो पार्ट टू में वो हमसे कह रहा है 2u+v। 2u+v का मतलब क्या हुआ? u का वेक्टर है 6 - 8, प्लस v का वेक्टर क्या है? -9 और 10। सही है, तो सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। 2 6 से हो जाएगा 12, -2 8 से हो जाएगा 16, प्लस माइनस का 9 और 10। 12 में से 9 निकालो, कितने बचेंगे भाई? 3 बचेंगे, और 16 में से 10 जाएगा, बचेगा -6। ठीक है भाई, ये वेक्टर आ गया 3 और -6, और ये वेक्टर आ गया, पॉइंट आ गया 10। अब जो आखिरी बात है ना उसने बोली है पार्ट बी में, जो आज की आखिरी बात है आपकी। पार्ट बी में उसने आपसे बोला है कि भाई गिवन दैट द वेक्टर डब्ल्यू इज पैरेलल टू द वेक्टर यू। देखो ये दो वेक्टर उसने बता दिए कि ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, तो वैल्यू निकालो किसकी? पी की। मैंने कहा ठीक है निकाल लेते हैं। दो वेक्टर पैरेलल हैं, इसका मकसद ये हुआ कि अगर डब्ल्यू और यू आपस में पैरेलल हैं तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ यू होगा। ठीक है, इसमें आगे पीछे रखने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैल्यू एट द एंड सेम आ जाती है जो आपको चाहिए होती है। ठीक है, तो डब्ल्यू इक्वल टू के यू मैंने बना दिया, क्यों? क्योंकि उसने हमसे कहा था कि पैरेलल है। डब्ल्यू का वेक्टर मेरे पास था 15 और पी, और जो मेरे पास यू था उसका वेक्टर मेरे पास कितना था? 6 और -8। अब मैंने क्या किया? 15p ऐसे ही छोड़ा, के को अंदर भेजा, ये हो गया 6k, ये हो गया -8k। ये दोनों वेक्टर्स के दरमियान में इक्वल टू की साइन लगी हुई है। इसका मकसद ये हुआ, सिंपल सिंपल मकसद ये हुआ इसका, अबे खुलना, कि भाई ये जो टर्म है ये इसके बराबर है, और ये वाली जो टर्म है वो इसके बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि 15 बराबर है 6k के, और p बराबर है -8k के। अब k तो ये हो गया, ये बना 15/6, और ये हो गया इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, p इज इक्वल टू -8, ये हो जाएगा 5/2। p की वैल्यू मुझको चाहिए, ये हो जाएगा माइनस का 4 × 5, और p बन जाएगा -20। गॉट द पॉइंट? बात समझ में आई? p कैसे निकला? हाँ भाई सैफू, ठीक है। जी सर, समझ में आ गया।
तो बस आज के लिए हम इतना रखते हैं, इंशाल्लाह ताला फिर आपसे कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।